हेलो फ्रेंड्स, आइए आज के लेसन में हम नरेशन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा है नरेशन। तो आज के इस लेसन में हम नरेशन का अध्ययन करेंगे और यह नरेशन कई पार्ट में आपको अध्ययन हम कराएंगे। बारी बारी से सभी पार्ट हम अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे तो अपना अध्ययन होगा। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से भी आप हेल्प ले सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे सरल शब्दों में अच्छे ढंग से नरेशन का ज्ञान देने को। तो चलिए सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं कि नरेशन मतलब होता क्या है, नरेशन का क्या अर्थ होता है। देखिए, यहाँ लिखा है नरेशन। नरेशन मीन्स क्या होता है? कथन या वर्णन। नरेशन मीन्स क्या होता है? कथन या वर्णन। अब इसको स्पीच भी कहा जाता है, नरेशन भी कहा जाता है और स्पीच। नरेशन आप कह सकते हैं या फिर स्पीच। चलिए, यहाँ लिखा है किसी भी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए दो तरीके होते हैं। हम अपने विचार को दो ढंग से हम व्यक्त कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो इसके अंतर्गत हम नरेशन क्या है? नरेशन इज ए आर्ट ऑफ टेलिंग। क्या है? कहने की एक कला है। नरेशन क्या है? अपने विचारों को व्यक्त करने का एक कला है। अपने विचारों को हम दो ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट तरीके से। तो इसी को हम सीखेंगे कि किस तरीके से कोई जो सेंटेंस होता है डायरेक्ट होता है तो हम उसको कैसे इनडायरेक्ट में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक ना? यहाँ देखिए, हम अपने विचार को दो ढंग से व्यक्त करते हैं। पहला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको डायरेक्ट नरेशन भी कहा जा सकता है और डायरेक्ट स्पीच भी। क्या? डायरेक्ट नरेशन या स्पीच। देखो, नरेशन या स्पीच, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच, या फिर इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच, दो ढंग से व्यक्त करते हैं। चलिए, यहाँ देखिए डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन मीन्स क्या होता है? प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन मीन्स अप्रत्यक्ष कथन। तो समझते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन। इसको अच्छे से समझ लेते हैं पहले इसका। चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? किसी भी वक्ता के द्वारा, किसके द्वारा? किसी भी वक्ता के द्वारा, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा व्यक्त किए हुए कथन को जब हम उसी के यानी वक्ता के ही शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं या फिर उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यानी डायरेक्ट नरेशन का मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी सेंटेंस बोल रहा है, जो भी आपके सामने बोल रहा है, यदि उसी को आपको बोलना हो, सेम वैसे ही बोल दीजिए, उन्हीं शब्दों में वही वर्ड यूज कीजिए, सेम शब्द होना चाहिए, तब वो क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन होता है। उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। चलिए इसको देखिए, यहाँ लिखा है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? किसी भी वक्ता के द्वारा व्यक्त किए हुए कथन को, किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी वक्ता के द्वारा व्यक्त किए हुए सेंटेंस को जब हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। बात समझ में आना? यानी कोई व्यक्ति आपके सामने जो कुछ बोले उसको कॉपी करना है और कॉपी करके पेस्ट करना है, यानी अपने शब्दों में किसी और को बता देना है। जैसे
कोई भी व्यक्ति, ध्यान दीजिए, मैं आपको जो कुछ बताऊं वो चीज आप सुनो और वही सेम चीज किसी तीसरे को यदि आप बता दे रहे हैं और वो अपना शब्द यूज करके, तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन। और यदि ठीक ही ठीक मेरे शब्दों में जो जितने शब्द मैंने यूज किया, जो जो वर्ड मैंने यूज किया, उसको यदि आप वही सेम यूज करके किसी तीसरे को बता रहे हैं तो वो होता है डायरेक्ट नरेशन। बात समझ में है ना? डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, इसका मतलब यह होता है कि कॉपी करना और कॉपी करके पेस्ट करना, यानी किसी तीसरे इंसान को बता देना, वो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता के कथन का आशय नहीं बदलता है। इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता के कहने का आशय मतलब उसका अर्थ, कहने का जो मतलब होता है वो नहीं बदलता है, केवल व्यक्त करने का तरीका चेंज होता है। बात समझ में? यानी जो चीज, यानी जो अर्थ डायरेक्ट नरेशन में होगा, सेम वही अर्थ आपको इनडायरेक्ट में ही कहना है। कहने का आशय नहीं चेंज होता है। कहने का मतलब यह है कि अर्थ, उसका सेंस न चेंज हो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, लेकिन उसका सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, लिखा है इनडायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को इंट्रोडक्टरी वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्टरी वर्ब। और दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। याद रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्टरी वर्ब भी कहा जाता है। अब इधर देखिए, यहाँ लिखा है राम सेड टू श्याम। राम सेड टू श्याम, इसके बाद ये इस तरीके से कामा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए यू आर माई फ्रेंड। क्या है? यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे ये जो भाग है देख लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कामाज लगे हैं। क्या लगे हैं? डबल इन्वर्टेड कामाज। ये इसको इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, ये डबल इन्वर्टेड कामाज है। ये कामा है और ये जब दोनों साइड में रहता है तो यानी किसी भी शब्द के या किसी सेंटेंस के शुरू में भी और अंत में भी कामा बंद रहता है, शुरू में भी और अंत में, तो उसको हम इन्वर्टेड कामाज बोलते हैं। ठीक ना? चलिए यहाँ लिखा है देखो, इन्वर्टेड कॉमास या फिर कोटेशन मार्क्स। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वह इन्वर्टेड कामाज के अंदर होता है। कहाँ होता है? इन्वर्टेड कामाज के अंदर। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है कामा के ठीक पहले लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? कामा के ठीक पहले। अब इनका स्थान चेंज भी हो सकता है कि पहले रिपोर्ट, सेंटेंस में ऐसे भी हो सकता है कि पहले रिपोर्टेड स्पीच आए उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब लिखा जाए। लेकिन हाँ, याद रखिए, जहाँ कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच लिखा जाएगा उसके दोनों साइड इस तरीके से डबल कामा लगते हैं। हाँ, सिंगल भी, मॉडर्न इंग्लिश में तो अब सिंगल भी यूज होता है। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामाज भी हो सकते हैं और सिंगल भी, इस तरीके से, ऐसे सिंगल भी हो सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ये डबल कामाज ऐसे हो सकते हैं। ठीक ना? लेकिन जो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा उसके ठीक पहले, नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमें कामा लगाना होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये भाग क्या है? यू आर माई फ्रेंड, ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। राम सेड टू श्याम, ये क्या भाग कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर है या कोटेशन मार्क्स के अंदर है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। याद रखिएगा इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यदि ये नहीं पता रहेगा तो आगे हम जब भी सेंटेंस जो भी रहेंगे उसको हम चेंज करेंगे तो मिस्टेक हो सकता है।
चलिए यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। जी हाँ, इसको भी ध्यान रखेंगे। यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच जब भी हमें लिखना हो, जब भी स्टार्ट करना है, तो यहाँ से अलग सेंटेंस हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और यहाँ से अलग भाग हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर किससे हमें स्टार्ट करना है? कैपिटल लेटर से, बड़े अक्षर से। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लिखा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कामा तथा इन्वर्टेड कामाज, यानी ये इस तरीके से जो डबल बाउंड रहता है ना, इसको हटा दिया जाता है। यहाँ देखो लिखा है, लगा है ना, ये जब भी किसी भी सेंटेंस में हो, कोई भी हो, जब भी हमें उसको इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना हो तो इसको हटा दिया जाता है, इसके स्थान पे कोई कंजक्शन लगा दिया जाता है। अब आगे जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि क्या लगता है इसमें। यहाँ पे कई प्रकार के शब्द होते हैं जो रखे जाते हैं इनके स्थान पे, तो अलग अलग प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें अलग अलग वर्ड लिखे जाते हैं। तो जब हम उसको पढ़ाएंगे क्रम से तो उसमें बताया जाएगा। चलिए अब इसको ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा है इनडायरेक्ट नरेशन के अंत में, इनडायरेक्ट नरेशन के अंत में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, यानी फुल स्टॉप लगाते हैं। ये ऐसा डायरेक्ट में नहीं कहा गया, डायरेक्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क्स हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो सकता है, लेकिन फुल स्टॉप भी हो सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में हमें जब भी कोई भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, हम जैसे ही हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि फुल स्टॉप ही लगना चाहिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है। यानी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। उन पांचों को ध्यान देते हैं, उसको लिखते हैं और क्रम बाई क्रम बारी बारी से सभी सेंटेंस को पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है एसर्टिव सेंटेंस। क्या? एसर्टिव सेंटेंस नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। नंबर थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा? इम्परेटिव। नंबर फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा? एक्सक्लेमेटरी। नंबर फिफ्थ पे है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब इन सभी के अलग अलग रूल्स भी होते हैं, तो क्रम बाय क्रम हम पहले एसर्टिव को पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव के, इम्परेटिव के, इसी क्रम से हम सभी का अध्ययन करेंगे। लेकिन आज के लेसन में बस इतना है। आज के लेसन में मैं केवल आप लोगों को परिचय ही दे रहा हूँ। अगले लेसन में जैसे ही हम आएंगे तो क्रम बाय क्रम इसके रूल होते हैं, इसके भी अलग रूल होते हैं, इसके भी अलग रूल होते हैं। और अधिक जानकारी के लिए क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप, उसमें आपको जहाँ आपका वीडियो चल रहा है उसी के ठीक नीचे देखिए इस तरीके का कोई निशान बना है। जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो ढेर सारे मैटर आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा, तो उसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी अध्ययन कर सकते हैं।